मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत किस तरह से हुआ था, इन चीज़ों को हमने समझ रहे थे। और इस दौरान हमने देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होता है। कांग्रेस की जो शुरुआत कुछ वर्षों की कार्य करने के तरीके हैं, खास करके 1885 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी के बीच, इसको उदारवादी चरण कहा जाता है। इसको कहा जाता है मॉडरेट फेज। इस दौरान कांग्रेस ने कई तरीके से प्रयास किया कि सरकार में भारतीयों की भागीदारी हो और भारत के लोगों की जो मांग है, जो समस्याएं हैं, ये समस्या का समाधान ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाए। चूंकि इस दौरान कांग्रेस के जो नेता थे वो ये चाहते थे कि संविधान के दायरे में रह करके ही सरकार से सुधार की मांग किया जाए, इसलिए इस दौरान के जितने भी नेता हैं और उनके जो कार्य करने के तरीके हैं, उनको कहा जाता है उदारवादी नेता। और इस फेज में काम करने का जो तरीका था वो ये था कि सरकार को याचिका दिया जाता था, सरकार को अपनी मांगें रखी जाती थी सरकार के सामने, और सरकार की तरफ से जो रिएक्शन आता था वो होता था। तो जो उदारवादी चरण के कांग्रेस के नेता है, उन्होंने बहुत कुछ अचीव नहीं किया, पर भारतीयों के अंदर ये विश्वास जरूर दिला दिया कि अब एक ऐसी संस्था का निर्माण हो चुका है जो लगभग पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, और उसमें देश के अलग अलग भागों से अलग अलग नेता शामिल भी थे। तो उदारवादी चरण के बाद क्या होता है कि उदारवादी कांग्रेस के जो कार्य करने के तरीके हैं, इनसे बहुत सारे नेता अपने आप को अलग करते हैं, और उनका मानना ये होता है कि अगर सरकार हमारी मांगे पूरे नहीं करती है तो हमें संविधान के दायरे से बाहर निकल करके भी प्रयास करनी चाहिए, सरकार के काम को रोकना चाहिए, हमें जन आंदोलन शुरू करनी चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि वो हमारी बातों को सुने। इसी वजह से क्या होता है कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय उदारवादी नेता यानी कि जो मॉडरेट लीडर थे, जिनमें कि दादा भाई नेहरू जी, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता थे, और दूसरी तरफ जो उग्रवादी समूह के नेता थे जिनको एक्सट्रीमिस्ट भी कहा जाता था, इनमें आते थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने क्या किया कि अपने आप को कांग्रेस के उदारवादी नेता से अलग किया। और इसी वजह से 1907 में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ, इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो ग्रुप में बंट जाते हैं। एक ग्रुप बन जाता है मॉडरेट और दूसरा ग्रुप बन जाता है एक्सट्रीमिस्ट का। इसी दौरान क्या होता है कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, और बंगाल के विभाजन के कारण पूरे बंगाल में एक आंदोलन की शुरुआत होती है, स्वदेशी आंदोलन की। हालांकि स्वदेशी आंदोलन को सरकार ने दमन पूर्वक दबा दिया, और जो उग्रवादी समूह के नेता थे उनको भी बहुत सारे नेता को जेल भेज दिया गया, और बहुत सारे नेता सक्रिय राजनीति से सरकार के दबाव के कारण अपने आप को अलग कर लिए। तो 1905 से लेकर के जो 1907 ईस्वी के दौरान देश में हो रहा है, इसमें एक तो उदारवादी के कार्य करने की जो शैली है, इससे जनता के अंदर एक अविश्वास की भावना जन्म लेती है। दूसरे तरफ उग्रवादी अपने तरीका से आंदोलन चलाता भी है, पर वो सफल नहीं हो पाता है, सरकार उनको दबा देता है। इसी कारण से युवाओं के अंदर भी असंतोष था, और देश के अंदर एक नई विचारधारा की शुरुआत होती है, और वो विचारधारा है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की विचारधारा। तो इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है, इसकी जो प्रथम फेज 1907 से लेकर के 1917 ईस्वी के बाद बीच का जो समय है, इसको कहा जाता है प्रथम फेज। और उसके बाद जो द्वितीय फेज क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय होता है, वो 1920 में, जब गांधी जी की असहयोग आंदोलन सफल नहीं हो पाते हैं, असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, तो फिर से एक उग्रवादी या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो प्रथम चरण का क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था वो क्या था, इनमें किन लोगों के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया, और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौरान किस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया, इनकी कार्य करने के तरीके क्या थे।
तो देखिए, जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय है, इसके पीछे के अगर हम कारण को देखें, या सबसे पहले कि इनकी हम कार्यशैली को देखें, कार्यशैली यानी कि जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, इसके कार्य करने के तरीके क्या थे। इनमें सबसे पहला ये लोग क्या किया कि जो ऐसे नेता थे क्रूर एवं अप्रिय, क्रूर एवं अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या। ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या। तो क्या हो गया कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने बड़ा ही क्रूरता पूर्वक उस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे लोगों को सार्वजनिक रूप से दंडित किया गया, प्रताड़ित किया गया। तो युवा के अंदर एक भावना जन्म लेता है कि ये जो क्रूर और अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारी है, जो भारतीयों के ऊपर जुल्म ढाता है, जो भारतीयों पर हिंसा करता है, जो भारतीयों पर बलपूर्वक भारतीयों को दबाने का प्रयास किया जाता है, इन सब की हत्या करने का प्रयास होता है क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के द्वारा। और चूंकि जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विचारधारा है, इनमें युवा वर्ग बहुत ज्यादा प्रेरित था, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन की वजह से उसके अंदर एक असंतोष की भावना उत्पन्न होता है और उनको ये महसूस होता है कि अगर सरकार से उनको अधिकार चाहिए या सरकार को झुकाना है तो क्रांतिकारी आंदोलन ही एकमात्र विकल्प है, दूसरे किसी और तरीके से नहीं हो सकता है। दूसरा, इन्होंने क्या किया, हथियार एकत्रित करने का प्रयास किया। हथियार एकत्रित करने का प्रयास, और हथियार एकत्रित करने के प्रयास में ये क्या करते थे कि बहुत जगह डाका डालते थे, डकैती जैसे घटनाओं को अंजाम दिया। नहीं, धन एकत्रित करने के लिए, डाका डालना, बहुत सारी जगह इन्होंने क्या किया कि धन एकत्रित करने के लिए डाका डालने का प्रयास किया। और अपने विचारों को फैलाने के लिए इन्होंने क्या किया कि क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन करना शुरू किया। क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन, क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन, इसमें क्या होता था कि ये अपने क्रांतिकारी विचारों को छापते थे और अधिक से अधिक युवाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते थे, उन्हें प्रेरित करते थे कि वो भी क्रांतिकारी ग्रुप के सदस्य बने और सरकार के विरुद्ध जो अंजाम है, जो हिंसक घटनाओं को अंजाम देना है, उस हिंसक घटनाओं में अंजाम दे। इसके साथ साथ जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी ग्रुप थे, उन्होंने ये भी प्रयास किया कि जो ब्रिटेन की शत्रु देश है, जिससे ब्रिटेन की दुश्मनी है, किस तरीके से उस देशों से हम सहायता प्राप्त करें, यानी कि ब्रिटेन के शत्रु देश से सहायता प्राप्त करने की प्रयास। ब्रिटेन के शत्रु देश से सहायता प्राप्त करने का प्रयास। सहायता प्राप्त करने का प्रयास। तो ये कुछ कार्यशैली था किसका, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी का, जिनमें कि इन लोगों ने सबसे पहले तो जो अलोकप्रिय और क्रूर ब्रिटिश अधिकारी थे, जो भारतीयों पर जुर्म करते थे, जो भारतीयों पर हिंसक दमन करते थे, ऐसे अधिकारियों का इन लोगों ने क्या किया, एक लिस्ट तैयार किया और इनके हत्या करने का कोशिश किया। दूसरा, चूंकि इन लोगों का ये मानना था कि ब्रिटिश जिस तरीके से हमें दबाने का प्रयास करता है, हमारे साथ हिंसा करता है, तो हम भी इसके रिएक्शन में हिंसा ही करेंगे। अब हमारा जन आंदोलन से विश्वास उठ चुका है, हम जो जैसे सुनता है, जो जिस भाषा में समझता है, उसको जवाब भी उसी भाषा में देंगे। और इस चीज के लिए बहुत ज्यादा पैसे की
जरूरत थी, बहुत ज़्यादा हथियार की जरूरत थी। तो इसके लिए इन लोगों ने डाका डालना शुरू किया। बहुत जगह हथियार का जो ब्रिटिश का मतलब गोदाम था, उस गोदाम को लूटने का प्रयास किया गया। बहुत जगह डाका डाल करके पैसा एकत्रित करने का प्रयास किया। इसके साथ साथ ये लोग चाहते थे कि इनके विचारधारा से समाज के अधिकांश लोग जुड़े, खास करके युवा वर्ग इनके साथ जुड़ जाए। इसके लिए इन्होंने साहित्य का प्रकाशन किया, अपने विचारधारा को फैलाया, बहुत सारी पत्रिका का प्रकाशन हुआ, आगे हम समझेंगे। और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कोशिश किया कि जो ब्रिटेन की शत्रु देश है, हम उनसे मदद लें, उनसे धन ले, पैसा ले, उसके साथ साथ उनसे हथियार ले, और यहाँ जो ब्रिटिश अधिकारी है, ब्रिटिश सरकार है, हम उनके विरुद्ध एक विद्रोह, एक क्रांतिकारी की शुरुआत कर दें। अब सवाल ये उठता है कि अब तक जहाँ शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक मांग का प्रयास किया जा रहा था, संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार का मांग का प्रयास किया जा रहा था, अचानक से ये हिंसक गतिविधि देश में कैसे शुरू हो गया ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। तो ये एक दिन की कहानी तो है नहीं। एक तो जो उदारवादी कांग्रेस के नेता के कार्य करने की शैली था, उससे उग्रवादी दल नाराज थे, तो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। और जब उन्होंने अपने आप को अलग किया तो इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश शासन ने उदारवादियों के साथ साथ उग्रवादियों को भी दबाने का प्रयास किया, और बहुत सारे उग्रवादी नेता को या तो जेल में भेज दिए या उनके विरुद्ध बहुत सारे कठोर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। इससे युवा के अंदर एक असंतोष का भावना था। तो अब हम समझते हैं वो क्या क्या कारक रहे जिसकी वजह से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय होता है। देखिए, ये जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है, ये किस फेज का है? ये है प्रथम चरण का। प्रथम चरण यानी कि 1907 ईस्वी से लेकर के 1917 ईस्वी के बीच किस तरह से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का शुरुआत होता है भारत के अंदर, उसकी बातें हो रही है। अब हम समझते हैं कि क्या क्या कारक था, आखिर ऐसा फैक्टर क्या क्या रहा जिसकी वजह से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की विचारधारा भारत में मजबूत हुआ। और 10 साल तक कई सारे घटनाओं को इन क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के जो ग्रुप थे, जो संस्था थे, उन्होंने अंजाम भी दिया और कोशिश किया कि वो हिंसक तरीके भी अपना सकते हैं अगर ब्रिटिश शासन उनके बात को नहीं मानता है। तो कारक में देखें तो युवाओं का उदारवादी, जो मॉडरेट थे, उदारवादी से विश्वास उठ चुका था। तो जो युवा वर्ग थे वो उदारवादी की जो पिटीशन और प्ली की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है कि सरकार के सामने हम याचिका देंगे, सरकार से सुधार की प्रार्थना करेंगे, इन चीजों से युवा का विश्वास उठ चुका था। नहीं, युवा जो होते हैं ना, वो क्विक चेंज चाहते हैं कि जल्दी से बदलाव आए। और जो उदारवादी थे उनका ये मानना था कि समय के साथ सरकार हमारे मांगों को सुधार करेंगे और समय के साथ संवैधानिक सुधार भी होगा और भारतीय लोगों को सत्ता में हिस्सेदार भी बनाया जाएगा। पर युवा वर्ग का जो उदारवादी समूह है उनसे विश्वास उठ चुका था। दूसरी तरफ जो उग्रवादी है, उग्रवादी या चरमपंथी इसको हम कहते हैं, चरमपंथी पर क्या किया जा रहा था? चरमपंथी का बिखराव, चरमपंथी का बिखराव, बिखराव एवं स्वदेशी आंदोलन की असफलता। दूसरी तरफ जो स्वदेशी आंदोलन है, जो बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ था, वो सफल नहीं हो सका। ब्रिटिश सरकार की नीतियों के वजह से इतना क्रूरतापूर्वक इस आंदोलन को दबाया गया कि ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया। दूसरी तरफ चूंकि कांग्रेस के अंदर भी एकता नहीं था, यूनिटी नहीं था, उदारवादी
की जो कार्य करने के तरीके थे वो अलग थे, और उग्रवादी अपने तरीके से इस आंदोलन को चलाना चाहता था। इसके वजह से कांग्रेस के अंदर बिखराव आता है, और ये जो स्वदेशी आंदोलन है, ये आंदोलन असफल हो जाता है। इससे भी युवा के अंदर एक नाराजगी है, एक गुस्सा है। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो जो दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, और बंकिम चंद्र चटर्जी, के विचारों का प्रभाव, युवाओं के लिए जो ये लोग थे बहुत सारे विचार दिए थे, और इन्होंने भारत की जो पुरानी विरासत है, भारत की जो पुरानी धर्म है, पुरानी संस्कृति है, इन लोगों ने उनका फिर से व्याख्या किया। इससे युवाओं में एक विश्वास तो मजबूत हो चुका था कि भारत भी कभी बहुत बड़ा देश था, भारत की भी विरासत, भारत की भी संस्कृति इस दुनिया में महान है, और इन्होंने अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का प्रेरणा लिया, और इस प्रेरणा से इन्होंने क्रांतिकारी की राह पर चल गया। इसके बाद क्या होता है कि विदेशी प्रभाव भी देखने को मिलता है। विदेशी प्रभाव या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, तो जब हम बात करते हैं विदेशी प्रभाव या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, तो इस दौरान दो घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हुआ। एक तो आयरलैंड में स्वशासन की मांग, होम रूल की मांग, आयरिश आंदोलन। दूसरा सोवियत रूस, यूएसएसआर में भी एक आंदोलन चल रहा था। इसका इन्होंने क्या पढ़ा, बहुत ज्यादा यूएसएसआर की क्रांति, या हम रूसी क्रांति कह सकते हैं सिंपली इसको, रूसी क्रांति। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में देखें तो दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक कि किस तरह से आयरलैंड में होम रूल का डिमांड चल रहा था। आयरलैंड भी ब्रिटेन की कॉलोनी था, ब्रिटेन इस पर अपना अधिकार जमाया हुआ था, पर आयरलैंड के अंदर युवा क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि उनको भी होम रूल दिया जाए, उनको भी स्वशासन का अधिकार दिया जाए। दूसरी तरफ जो रूस के अंदर क्रांतिकारी घटनाओं का शुरुआत हो जाता है। हालांकि रूसी क्रांति 1917 में हुआ, पर क्रांति की शुरुआत उससे पहले हो चुका था। एक विचारधारा रूस के अंदर मजबूत हो रहा था, इस विचारधारा का भी युवाओं पर प्रभाव पड़ा, और हमने देख लिया कि युवा का कार्य करने के तरीके क्या थे। तो इन्होंने हिंसक गतिविधियों का शुरुआत करता है, और ब्रिटिश अधिकारियों के, ब्रिटिश जो प्रतिनिधि है या फिर भारतीय भी है, और अगर वो देशद्रोही है, अगर वो देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं बल्कि ब्रिटिश अधिकारियों के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका भी उन्होंने हत्या करने का प्रयास किया। अब हम समझते हैं कि क्रांतिकारियों के अंदर जो विचारधारा है, दो तरह का विचारधारा था। अगर हम क्रांतिकारियों के विचारधारा की बात करें, विचारधारा तो दो तरह का विचारधारा था। एक समूह ऐसा था जो पूरी तरीके से हिंसक गतिविधियों पर विश्वास करता था। इसका मानना था कि हम ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करेंगे, ब्रिटिश सरकार को चलाने वाले लोगों की हत्या करेंगे, इससे उनके मनोबल टूटेंगे और हमारे मांगों को मानेंगे, हमें आजादी दे देंगे। दूसरे ग्रुप के लोग ऐसे थे जिसका मानना था कि हम सीधे हिंसा में शामिल नहीं होंगे, बल्कि जो भारतीय लोग ब्रिटिश सरकार में सेना के रूप में काम कर रहे हैं, या ब्रिटिश सिपाही हैं, या फिर कोई अगर विदेश में भारतीय लोग हैं, तो उनसे हम मदद लेंगे, उससे हम हथियार लेंगे, उससे हम पैसा लेंगे, और एक सही समय
आने पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन शुरू कर देंगे। हम एक जिसमें कि हम सैन्य कार्रवाई करेंगे और उससे लड़ाई लड़ करके हम अपने देश को आजाद कर लेंगे। तो एक तरीका था जिसमें कि हिंसक कार्यक्रम, एक विचारधारा ऐसा था जो हिंसक कार्यक्रम पर ज्यादा विश्वास करता था। हिंसक कार्यक्रम जैसे कि हत्या, डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करता था। और इन्होंने बम जैसे चीजों का उपयोग करना चाहता था। दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि हम सशस्त्र संघर्ष करेंगे। सशस्त्र संघर्ष यानी कि आर्म्ड स्ट्रगल। इसमें क्या किया जाएगा कि जो भारतीय लोग ब्रिटिश सेना में काम कर रहे हैं उनको प्रेरित किया जाए कि वो देश के लिए काम करें, वो ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश सरकार के बातों को नहीं माने, बल्कि जब समय पड़े तो वो भारतीय लोगों के साथ मिलकर के सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दे। तो ये दो विचारधारा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ उस समय प्रमुख रूप से उभर रहा था और ये दो कार्यशैली था। अब हम समझते हैं कि ये जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है भारत के किन किन हिस्सों में अधिक सक्रिय था और इनका प्रमुख केंद्र कौन कौन रहा था। इसका जो महत्वपूर्ण केंद्र की बात करें, महत्वपूर्ण केंद्र किसका? क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का। तो इनका 3 केंद्र था। एक पंजाब, नहीं पश्चिम में अगर देखें या उत्तर पूर्व में तो पंजाब, दूसरा आपको देखने को मिलेगा बंगाल और कहा महाराष्ट्र। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विचार इन तीनों क्षेत्र में बहुत व्यापक रूप से प्रसारित होता है और बहुत सारी गतिविधियां भी देखने को मिलता है। खास करके बंगाल में तो बहुत ज्यादा ही क्रांतिकारी राष्ट्रवादी समूह सक्रिय रहा और कई ऐसे प्रयास करते हैं जिनमें कि हिंसा जैसे भी प्रयास किया जाता है। आइए अब हम समझते हैं कि ये जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का 3 अलग अलग केंद्र है, इन तीनों अलग अलग केंद्रों में किस तरह की कार्यक्रम चलाए जाते हैं, किस तरह से ब्रिटिश शासन को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कहां से, बंगाल से। देखिए बंगाल के जो युवा है, बंगाल के युवा में सबसे ज्यादा गुस्सा किस चीज को लेकर के होता है? बंगाल विभाजन को लेकर के। बंगाल विभाजन के बाद वहां पे स्वदेशी कार्यक्रम शुरू होता है। स्वदेशी कार्यक्रम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अपनी क्रूरता की, अपने दमन के हद पार कर देते हैं। छोटे बच्चे, छोटे स्कूली छात्र, उन सब पर हिंसक कार्रवाई किया जाता है और इनमें हिंसक कार्रवाई में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग घायल होते हैं। इस वजह से बंगाल के युवा के अंदर सरकार के विरुद्ध एक भावना जन्म लेता है और सरकार के खिलाफ वो संघर्ष करने के लिए, वो सशस्त्र संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो केंद्र के रूप में देखते हैं वो कौन सा है? वो है बंगाल। बंगाल पहला जो केंद्र है ये कौन है? बंगाल। बंगाल में क्या होता है कि क्रांतिकारियों के प्रथम संगठन का निर्माण होता है। क्रांतिकारी का प्रथम संगठन, प्रथम संगठन अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का निर्माण होता है। नहीं, कब होता है? तो वर्ष 1902 ईस्वी में। नहीं, क्रांतिकारी 1902 ईस्वी में ही सक्रिय हो जाता है और एक समिति का निर्माण करता है। किसका? अनुशीलन समिति का। अगर हम इसके स्थान की बात देखें तो इसका कहां कहां पे स्थान हुआ था? एक मिदनापुर एवं कोलकाता में।
दो अलग अलग जगह पे हुआ था और दो अलग अलग व्यक्तियों के समूह ने इनकी स्थापना किया था। ये जो मिदनापुर का अनुशीलन समिति है, इसकी जो स्थापना किया जाता है, इसका स्थापना किया जाता है ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा। ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा मिदनापुर अनुशीलन समिति का स्थापना किया जाता है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। जो दूसरा क्षेत्र है वो है कोलकाता। ये जो कोलकाता है, इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें होते हैं पी मित्रा, बारिंद्र कुमार घोष। देखिए, ये जो बारिंद्र कुमार घोष है, ये कौन है? ये अरविंदो घोष का भाई है, बारिंद्र कुमार घोष। और उसके बाद एक और व्यक्ति थे, ज्ञानेंद्र नाथ बनर्जी। ये तीन व्यक्ति मिलकर के कोलकाता में अनुशीलन समिति का स्थापना करते हैं और युवाओं को क्रांतिकारी विचारों से अवगत कराते हैं और युवाओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ 1908 में कोलकाता में भी अनुशीलन समिति की एक शाखा खोला गया था। अनुशीलन समिति का कोलकाता ढाका में भी अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया था। कब? 1908। ढाका अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का स्थापना किया जाता है 1908 में। किसके द्वारा? तो पुलिनदास के द्वारा। और सबसे पहले जो डकैती की घटना का अंजाम दिया गया था वो इसी संगठन के दिया गया था, ढाका अनुशीलन समिति के द्वारा। 12 डकैती। तो क्रांतिकारियों का एक संगठन तैयार हो चुका है बंगाल के अंदर, उसका नाम है अनुशीलन समिति। और समय के साथ अनुशीलन समिति की शाखा बंगाल के साथ साथ बिहार वाले एरिया में भी और कई और क्षेत्र में भी स्थापित किया जाता है। और ये एक गुप्त संगठन था, इसमें युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ साथ क्या किया जाता है कि बंगाल में जो है क्रांतिकारी विचार को फैलाने के लिए साप्ताहिक पत्रिका का भी शुरुआत किया जाता है। इनमें युगांतर का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। 1906 में एक साप्ताहिक पत्रिका का शुरुआत किया गया जिसका नाम था युगांतर। साप्ताहिक पत्रिका, उसका नाम था युगांतर। और इस पत्रिका के द्वारा युवाओं को क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से परिचित किया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है कि देश के लिए, समाज के लिए बलिदान करने की क्या फायदे हैं। कई तरह की क्रांतिकारी स्लोगन, क्रांतिकारी विचारें, क्रांतिकारी नारा इस पत्रिका में होते हैं और युवाओं को इसमें जोड़ा जाता है। इसके संस्थापक कौन थे युगांतर पत्रिका के? ये चीज याद रखिएगा, संस्थापक थे बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। तो युगांतर पत्रिका की शुरुआत 1906 में बंगाल में क्रांतिकारी विचारों को फैलाने के लिए किया जाता है बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। इसके साथ साथ एक और पत्रिका आता है जिसका नाम था भवानी मंदिर। और ये भवानी मंदिर ऐसे पत्रिका थे जिसमें कि क्रांतिकारी विचारों को तो बढ़ावा देता ही था, क्रांतिकारी विचारों का प्रसार
इसके द्वारा क्रांतिकारी विचारों का प्रसार तो किया ही जाता था, साथ में बलिदान को, सेक्रीफाइस को महिमा मंडित किया जाता था। और ये कहा जाता था कि देश के लिए जब क्रांतिकारी अपना बलिदान देते हैं तो वो सीधे भवानी के प्यारे हो जाते हैं, माँ भवानी के प्यारे हो जाते हैं। इस तरह की कई सारी क्रांतिकारी बातें, कई सारी क्रांतिकारी घटनाओं को प्रोत्साहित करने वाली बातें इसमें लिखा जाता है। अब देखिए, अब हम ये समझते हैं कि ये जो क्रांतिकारी समूह के सदस्य हैं, इनके द्वारा किस तरह से क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इनमें सबसे पहले 1907 में एक घटना को अंजाम दिया जाता है। उसमें बंगाल की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्नीस सौ सात में क्या किया जाता है, बंगाल के जो लेफ्टिनेंट रिटायर्ड थे, हालांकि भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऐसे समझिए फुलर, इसको सिंपल में लिखते हैं फुलर की हत्या का प्रयास। फुलर कौन थे? फुलर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो फुलर का हत्या का प्रयास किया जाता है क्रांतिकारियों के द्वारा 1907 में। इसके बाद 1908 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होता है। वो क्या था कि मुजफ्फरपुर बम कांड और अलीपुर षड्यंत्र केस 1908। में कौन सा होता है? मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड, ये घटना कब का है? 1908 का। इसमें क्या होता है? इसमें 30 अप्रैल 1908 को 30 अप्रैल 1908 को जो अनुशीलन समिति है, इनके 2 सदस्य प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस, दो व्यक्ति थे, एक प्रफुल्ल चाकी और दूसरा खुदीराम बोस। ये क्या करते हैं कि उस समय जो मुजफ्फरपुर के कौन थे? मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट थे, जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के हत्या का प्रयास करते हैं। किंग्सफोर्ड कौन थे? किंग्सफोर्ड जिला मजिस्ट्रेट थे और ये युवाओं को छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा दंड देता था, सख्त दंड देता था। और राष्ट्रवादी विचारों को रोकने के लिए इन्होंने कई सारे युवाओं को बहुत ज्यादा तकलीफ दिया था। तो इस वजह से जो अनुशीलन समिति है वो निर्णय लेता है कि किंग्सफोर्ड की हत्या किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी देते हैं 2 क्रांतिकारी, एक प्रफुल्ल चाकी और एक खुदीराम बोस को। और ये दोनों क्या करते हैं कि किंग्सफोर्ड के गाड़ी को समझ करके बम फेंकते हैं, लेकिन गलती से ये किसके गाड़ी के ऊपर फेंक देते हैं? केनेडी के गाड़ी के ऊपर ये बम फेंक देते हैं। और इसके वजह से केनेडी के गाड़ी में 2 महिलाएं बैठी होती है, उन दोनों महिलाओं की मृत्यु हो जाते हैं और किंग्सफोर्ड बच जाते हैं। इस घटना के अंजाम देने के बाद प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस वहां से निकलते हैं और उस जगह से दूर जाने का प्रयास करते हैं। पर बाद में पता चलता है कि गलती से उन्होंने क्या किया कि किंग्सफोर्ड के वजह किसी और के गाड़ी पे बम फेंक देते हैं और किंग्सफोर्ड बच गया है, किंग्सफोर्ड की हत्या नहीं हुआ है। तो लोगों को ट्रेन में इन पे शक हो जाते हैं। तो प्रफुल्ल चाकी क्या करता है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद ही आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि बाद में कुछ समय के बाद खुदीराम बोस को पकड़ा जाता है, वो पकड़े जाते हैं, उन पे केस चलता है और उनको फांसी दे दिया जाता है। खुदीराम बोस पहले क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे जिनको फांसी पर चढ़ाया गया था, जिनको फांसी दिया गया था। और उस समय इनकी उम्र बहुत कम थी, लगभग 14 से 15 साल की उम्र रहा होगा। तो इस तरीके से 1908 में अनुशीलन समिति के द्वारा एक बहुत बड़ा काम किया जाता है। हालांकि वो सफल नहीं होते हैं,
पर अनुशीलन समिति ब्रिटिश शासन को ये बताने की पूरी प्रयास करते हैं कि अब उनका मकसद, अब उनका उद्देश्य बिल्कुल साफ है। अगर ब्रिटिश शासन व्यवस्था भारतीयों पर दमन की सहारा लेगा तो भारतीय लोग भी पीछे नहीं हटेंगे, वो भी हिंसक गतिविधियों में शामिल होंगे, हिंसक कार्यक्रम को चलाएंगे। तो क्या होता है कि ये जो मुजफ्फरपुर बम कांड है, इसकी जांच किया जाता है और इसकी जांच को कहा जाता है अलीपुर षड्यंत्र केस। आइए अब समझते हैं कि अलीपुर षड्यंत्र केस क्या था। अलीपुर षड्यंत्र केस। षड्यंत्र केस देखिए, तो जब मुजफ्फरपुर बम कांड होता है तो इस बात की पता लगाने के लिए कि आखिर इस घटना के पीछे कौन लोग जिम्मेदार है, किन्होंने सारे का सारा प्लान कौन बनाया, मास्टरमाइंड कौन थे, इस चीज के लिए जांच करने के लिए पुलिस क्या करते हैं कि छप्पा मारते हैं। कहाँ पे? मनिकतला में। मनिकतला नाम की जगह पे क्या करते हैं कि पुलिस छापा मारते हैं और 32 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और यहाँ पे बम बना रहे थे, बहुत सारे उस सामग्री भी यहाँ पे मिलते हैं। और इस गिरफ्तारी में 2 प्रसिद्ध लोग होते हैं। एक कौन? अरविंदो घोष और एवं बारिंद्र कुमार घोष। बारिंद्र कुमार घोष। तो अरविंदो घोष के विरुद्ध किसी तरह के सबूत बाद में नहीं मिलते हैं, जिस वजह से इसको रिहा किया जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है। और अरविंदो घोष फिर सक्रिय राजनीति से अपने आप को अलग कर लेते हैं और पांडिचेरी चले जाते हैं और वहां पे एक अपना आश्रम चलाते हैं और एक सन्यासी बन जाते हैं। बारिंद्र कुमार घोष समेत बाकी जो लोग इस केस में सम्मिलित थे, इन्वॉल्व थे, उन सभी लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया जाता है। तो इसी घटना को क्या नाम दिया जाता था? अलीपुर षड्यंत्र केस नाम दिया गया था। तो प्रथम फेज में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद चला था बंगाल के अंदर, उसमें जो महत्वपूर्ण घटना हुआ था, यही कुछ घटनाएं थी। अब हम समझते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया प्रथम चरण की क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौरान। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो दूसरा क्रांतिकारी गतिविधियों का सेंटर रहा वो था महाराष्ट्र। आखिर महाराष्ट्र में किस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया? क्रांतिकारी के जो प्रथम चरण थे 1907 से लेकर के 1917 ईस्वी के बीच, आइए अब उसको हम समझते हैं। महाराष्ट्र देखिए, 1907 से लेकर के जो प्रथम विश्व युद्ध चला 1918 के बीच, बहुत सारे क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया गया इस दौरान। और ब्रिटिश शासन इस चीज को पता लगाने के लिए कि किस तरह से इन क्रांतिकारी घटनाओं को रोका जा सकता है और कितना क्रांतिकारी सक्रिय है सरकार के विरुद्ध हिंसक गतिविधियों में, इस चीज के पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक संगठन बनाया 1918 में। और इस संगठन का नाम था विद्रोह समिति। इस संगठन का नाम क्या था? विद्रोह समिति। और विद्रोह समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा कि क्रांतिकारी घटनाओं की जो शुरुआत हुआ है भारत में, ये कहां से हुआ है? महाराष्ट्र में। इसने विद्रोह समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा कि क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुआ है? महाराष्ट्र से। अब हम समझते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरह के संगठन बनते हैं और कौन कौन लोग इस संगठन के सदस्य बनते हैं और किस तरह से क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है।
तो महाराष्ट्र में जो सबसे पहला क्रांतिकारी संगठन बना था वो बलवंत वासुदेव फड़के के द्वारा बनाया गया था। 1879 1879 में एक व्यक्ति होते हैं बलवंत वासुदेव फड़के। बलवंत वासुदेव फड़के, इन्होंने एक संगठन बनाया। इस संगठन का नाम था रामोशी कृषि संगठन। इन्होंने अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम था रामोशी कृषक संगठन। कृषक संगठन, और इसके द्वारा ये क्या करते हैं कि बहुत सारे कृषकों को, किसानों को अपने साथ जोड़ते हैं, इसके साथ युवाओं को जोड़ते हैं और सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करता है ये संगठन। हालांकि ये सफल नहीं हुआ। बाद में जो बलवंत वासुदेव फड़के हैं उनको गिरफ्तार किया गया और उसको फिर भारत से बाहर भेज दिया गया और वहां पे उनके मृत्यु हो जाते हैं। पर इन्होंने सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी संगठन बनाया था और कई बार सरकार के साथ इन क्रांतिकारी संगठन के जो सदस्य थे उनका मुठभेड़ भी हुआ था। नहीं तो पहला क्रांतिकारी संगठन की शुरुआत होता है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी विचारों को मजबूत करने में जो सबसे बड़ी भूमिका था, उस समय जो उग्रवादी समूह के नेता थे बाल गंगाधर तिलक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अब हम समझते हैं कि तिलक का क्या योगदान रहा क्रांतिकारी संगठन को मजबूत करने में। तो देखिए तिलक ने क्या किया कि क्रांतिकारी संगठन के लिए इन्होंने गणपति त्योहार को सार्वजनिक आयोजन करना शुरू किया। गणपति त्योहार का सार्वजनिक आयोजन इन्होंने क्या किया कि जो गणपति महोत्सव है जिसमें कि भगवान गणेश की पूजा होता है, इन्होंने उनका सार्वजनिक आयोजन किया और इस आयोजन में बहुत सारे लोग आपस में जुड़ते थे और उस समूह में देश के में किस तरह से कार्यक्रम चलाया जाए, किस तरह से विचारें फैलाया जाए, युवाओं को प्रेरित करते थे क्रांति के लिए। देश में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जाता था। दूसरा, इन्होंने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किया। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत इन्होंने क्या किया कि शिवाजी चूंकि महाराष्ट्र में मराठा लोगों के लिए आदर्श थे, तो शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किया और शिवाजी की वीरता की कहानी, उनके संघर्ष की कहानी युवाओं के अंदर फैलाने का प्रयास किया और युवा को प्रेरित किया कि शिवाजी की विचारधारा को मजबूत करें, देश की एकता के लिए काम करें, जो भारत में ब्रिटिश शासन है उसके विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत करें। तीसरा काम इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना समाचार पत्र मराठा एवं केसरी, एक चीज याद रखिए, ये जो मराठा इसका समाचार पत्र था ये अंग्रेजी में आता था और ये केसरी जो था ये मराठी भाषा में आता था। इन दोनों समाचार पत्रों के द्वारा मराठा एवं केसरी पत्रिका के द्वारा क्रांतिकारी लेख लिखा, क्रांतिकारी विचारों को फैलाया। क्रांतिकारी विचारों को फैलाया तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। इसके साथ साथ तिलक की जो सबसे बड़ी मांग स्वराज की मांग, ये बहुत बड़ी मांगे थी। स्वराज का मतलब कि भारतीय लोग अपने ऊपर शासन करने के लिए स्वतंत्र है, योग्य है, इसलिए ब्रिटिश शासक को भारत छोड़ करके जाना चाहिए, भारत को स्वाधीनता देना चाहिए। ये मांग भी युवाओं को और महाराष्ट्र के लोगों को प्रेरित किया क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। अब हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरह की क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है।
महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया गया, सबसे पहले दिया गया किसके द्वारा? चापेकर बंधु। चापेकर बंधु। और ये चापेकर बंधु दोनों तिलक के शिष्य थे। ये कौन थे? तिलक के शिष्य। तिलक के शिष्य थे। और इस चापेकर बंधु में दो थे, एक दामोदर चापेकर, दामोदर चापेकर, और दूसरा थे कौन सा? बालकृष्ण चापेकर। बालकृष्ण चापेकर। चापेकर बंधु में दो थे, एक दामोदर चापेकर और दूसरा बालकृष्ण चापेकर। इन्होंने क्या किया कि 1897 में पुणे में बहुत ज्यादा प्लेग फैल चुका था, और इस प्लेग की जांच करने के लिए दो ब्रिटिश अधिकारी थे, जिसका एक का नाम था रेंडे एवं एयर्स्ट की हत्या कर दिया। 1897 में क्या किया कि दो ब्रिटिश अधिकारी रेंडे और एयर्स्ट क्या किया कि प्लेग की जांच करने के बहाने लोगों के घरों की तलाशी लेना शुरू किया था। और जब चापेकर बंधु घर पहुंचते हैं तो इनकी जो बहन है उनको बताते हैं कि दो ब्रिटिश अधिकारी आए थे और घर की तलाशी लिए थे। इस बात से गुस्सा होकर के ये दोनों जाते हैं और इन दोनों ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर देते हैं। और ये दोनों व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित था। इसके बाद क्या होता है, देखिए ये पहला ऐसा घटना था जब किसी ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की गई थी, उसमें भी पूरे पब्लिक के सामने, लोगों के सामने। इसके वजह से इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और बाद के वर्षों में इनको फांसी दे दिया जाता है। पर यहाँ हमें दिख रहा है कि किस तरह से महाराष्ट्र में क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसके बाद का योगदान आता है सावरकर ब्रदर का, दामोदर सावरकर। इसके बाद सावरकर के द्वारा क्या किया जाता है? सावरकर, एक विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, और इसके एक और भाई थे, वो कौन थे? गणेश दामोदर सावरकर। दो सावरकर बंधु थे, एक विनायक दामोदर सावरकर और एक गणेश दामोदर सावरकर। इन्होंने क्या किया कि 1899 में एक संगठन बनाया, मित्र मेला। 1899 में एक संगठन बताया, मित्र मेला नहीं, जिसमें क्या किया जाता था कि युवाओं को क्रांतिकारी विचारों के बारे में प्रशिक्षित किया जाता था और युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाता था। और ये जो मित्र मेला संगठन है, ये जो इटली के एक क्रांतिकारी थे जोसेफ मेजनी, जिन्होंने इटली की एकीकरण के लिए, इटली में एकीकरण लाने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए यंग इटली नामक संस्था का जो स्थापना किया था, उसी से प्रभावित होकर के किया था। यंग इटली संस्था की स्थापना किया था मेजनी, इससे प्रभावित होकर के दामोदर सावरकर और विनायक सावरकर ने क्या किया कि एक संगठन बनाया, मित्र मेला। 1904 में इस संगठन का नाम बदल करके कर दिया गया अभिनव भारत। 1904 में इस संगठन का नाम बदल करके कर दिया गया अभिनव भारत। और उसके बाद अभिनव भारत के नाम से ये संगठन कई सारे क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देते हैं। उनमें 1909 में एक घटना बहुत महत्वपूर्ण है। 1909 में अभिनव भारत के एक सदस्य थे आनंद कन्हारे।
1909 अभिनव भारत के सदस्य, अभिनव भारत के सदस्य कौन थे? अनंत कन्हारे। अनंत कन्हारे ये क्या करता है कि मजिस्ट्रेट, वहां के जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, जक्शन की हत्या कर देते हैं, जक्शन की हत्या। और इसके साथ क्या होता है कि जक्शन की हत्या करने के बाद अभिनव भारत नाम की जो संस्था है, इस संस्था के बारे में पूरे महाराष्ट्र में चर्चा होता है। बाद में जो अनंत कन्हारे थे, इनको गिरफ्तार किया गया और इन्हें फांसी दे दिया गया। बाद के वर्षों में हम जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ेंगे तो वहां पे दामोदर सावरकर का फिर से नाम आएगा। बाद में ये हिंदुवादी संगठनों से जुड़ जाते हैं और आज के समय भी हिंदुत्व को लेकर के जो दामोदर सावरकर है, विनायक दामोदर सावरकर, इनके विचारों के पक्ष में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग इनके विचारों के विरुद्ध में खड़े होते हैं। तो वो एक अलग कहानी है। पर एक चीज समझ लीजिए कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयास ये जरूर हुआ था कि इन्होंने क्या किया कि महाराष्ट्र के अंदर क्रांतिकारी घटनाओं का शुरुआत कर चुका था। अब हम समझते हैं कि जो तीसरा क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था वो था पंजाब। क्रांतिकारी गतिविधियों का जो अगला केंद्र है वो कौन सा है? वो है पंजाब। तो अब हम समझते हैं कि पंजाब के अंदर किस तरह से क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। देखिए, अगर हम पंजाब में क्रांतिकारी विचारों की शुरुआत की बात करें तो इसके पीछे क्या कारण था। महाराष्ट्र और बंगाल में क्या किया जाता था कि क्रांतिकारियों के द्वारा सीधे एक्शन लिया जाता था, डायरेक्ट एक्शन लिया जाता था। और इस एक्शन में ब्रिटिश अधिकारियों की या फिर जो देशद्रोही लोग थे, जो सरकार से मिले हुए थे, उनका हत्या करने का प्रयास किया जाता था। पर पंजाब में ऐसा नहीं था। पंजाब में जो ज्यादातर लोग कृषक समूह के थे, कृषक लोग सरकार के विरुद्ध हो चुके थे। और ये लोग इस प्रयास में थे कि भारतीय सिपाहियों एवं विदेशी सहायता से सरकार के विरुद्ध एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत करेंगे, एक सामूहिक आंदोलन की शुरुआत करेंगे। दूसरी तरफ ये लोग बंगाल की घटनाओं से भी प्रभावित होते हैं। बंगाल में जो उग्रवादी समूह के कांग्रेसी नेता थे, चरमपंथी समूह के लाला लाजपत राय, उसके द्वारा एक संस्था की स्थापना किया जाता है। और उस संस्था में दो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव थे बंगाल में, एक लाला लाजपत राय और एक अजीत सिंह। ये अजीत सिंह कौन है? ये भगत सिंह की चाचा है। नहीं, ये भी बहुत ज्यादा राष्ट्रीय आंदोलन में, क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थे। और इसकी सक्रियता का जो प्रभाव है वो कहीं न कहीं भगत सिंह के ऊपर पड़ा था, क्योंकि इनके पूरे परिवार के लोग बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया करते थे। क्रांतिकारी की एक घटना दिल्ली में भी देखने को मिलता है, उसको समझ लेना जरूरी है। तो अब हम लास्ट में देखते हैं कि दिल्ली में कौन सी क्रांतिकारी घटना हुई थी। दिल्ली में क्या होता है कि 23 दिसंबर 1912 दिल्ली की वायसराय उस समय थे लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली के उस समय के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। और दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका जाता है। नहीं, क्योंकि 1912 में दिल्ली भारत का राजधानी बना था। कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया था।
और लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका जाता है। काफिले पर बम फेंका गया। इस घटना में लॉर्ड हार्डिंग घायल हो जाते हैं पर बाल बाल बच जाते हैं, इनको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। बाकी जो दो इसके अंगरक्षक थे या इनके जो सहयोगी थे उनकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना के पीछे दो व्यक्ति जिम्मेदार थे, एक तो रासबिहारी बोस, रासबिहारी बोस, और दूसरा सचिंद्र सन्याल। सचिंद्र सन्याल। अब देखिए, ये जो रासबिहारी बोस है, ये दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग के पीछे जो बम पड़ा था उसके पीछे इसके लिए जिम्मेदार थे। बाद में रासबिहारी बोस क्या हो जाते हैं, भारत से निकल करके जापान चले जाते हैं, वहीं पे बस जाते हैं, वहीं ये शादी भी कर लेते हैं और जापान से भारतीय लोगों को क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। और एक चीज याद रखिए कि जब इंडियन नेशनल आर्मी की गठन हुआ था, कब, विश्व युद्ध के दौरान, तो विश्व युद्ध में जो पहली बार इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करने की आइडिया जिस व्यक्ति के दिमाग में आता है वो कौन है, वो रासबिहारी बोस ही है। तो जब हम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रवादी आंदोलन को समझेंगे तो वहां भी इस व्यक्ति का नाम आएगा। एक नाम आता है सचिंद्र सन्याल का। सचिंद्र सन्याल भी कुछ समय के लिए राजनीति में से असक्रिय हो जाते हैं, पर सचिंद्र सन्याल का नाम फिर से आएगा जब हम दूसरे चरण के क्रांतिकारी आंदोलन को समझेंगे, जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के विषय में समझेंगे, वहां भी इसका नाम आएगा। इस घटना में क्या होता है कि 13 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और इस पर दिल्ली षड्यंत्र नाम से केस चलाया जाता है। दिल्ली षड्यंत्र केस इन लोगों पर चलाया जाता है और इसी को कहा जाता है दिल्ली षड्यंत्र केस। तो ये महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटनाएं थी जो भारत के अंदर 1907 से लेकर के 1917 ईस्वी के बीच हुआ था और इनमें 3 सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे, एक बंगाल, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा पंजाब। और देश के अन्य हिस्से में भी कई तरह की घटनाएं हुई, पर इस घटना ने ब्रिटिश शासन को ये सोचने के लिए जरूर मजबूर कर दिया गया कि भारतीय लोग अब हिंसा के सहारे भी ले सकते हैं। हालांकि जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ तो बहुत ही क्रूरतापूर्वक क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। आने वाले वीडियो में हम समझेंगे कि भारत के बाहर किस तरह से क्रांतिकारी आंदोलन को सहयोग किया जा रहा था। मैडम भीखाजी कामा जो जर्मनी से सहयोग कर रहे थे, इसी दौरान लाला लाजपत राय तो अमेरिका चले गए थे और वहां पे लाला हरदयाल जैसे लोग जिन्होंने की गदर पार्टी की स्थापना करते हैं और भारत में सशस्त्र क्रांति लाने की प्रयास करते हैं। इन सब कहानी को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।